हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोग के लिए शाद एक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त अंश जो कि समायरा के पास ही थे जब तक वो पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं चली जाती। प्लेन अब टेक ऑफ हो चुका था और समायरा जो पूरी नींद में थी, धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मासूमियत दोबारा से झलकने लगी थी, जिसे अंश बहुत ही प्यार से नोटिस करते हुए उसके ठीक बगल में आकर के लेट गए थे। लेकिन फिर उनको समायरा की बातें याद आने लगती हैं। जिस तरह से समायरा के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि अंश के करीब सोने से वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और यही सोचकर कि अंश के चेहरे पर अनजाने से स्माइल आ गई थी और उसकी बहुत सारी ऐसी हरकतें जो एक एक करके अंश को याद आ रही थी। लेकिन फिर अचानक ही उन्हें याद आता है अपनी माँ का चेहरा, और वो तुरंत ही उठकर बैठ जाते हैं जैसे वो कितना ज़्यादा परेशान हो गए हों। समायरा को देखने के बाद वो धीरे से कहते हैं, आई थिंक तुम सो गई हो, मुझे जाकर के चेक करना पड़ेगा वहाँ क्या चल रहा है। और वो उस कमरे के बाहर निकल गए थे। बाहर इस वक्त अर्जुन जो कि अनु के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे थे, लेकिन यही अंश जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनका यह ट्रिप भी एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं था, बल्कि वो तो ये जानना चाह रहे थे कि जयचंद्र और बाकी के लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, स्पेशली शेखर मल्होत्रा और जयचंद्र मल्होत्रा के दिमाग में, और कहीं सम्राट भी इन सबसे मिला तो नहीं हुआ। अंश जो कि इस वक्त अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे जैसे वो किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। पहले तो अर्जुन का ध्यान सिर्फ अनु पर था, लेकिन अंश को इस तरह से परेशान देख करके और साथ ही उनके माथे पर इतनी शिकन देख करके उनका भी ध्यान उसी तरफ ग्रैब होने लगता है। अंश के फ़ोन पर लगभग 5 मिनट के अंदर ही किसी का कॉल आया था, और अंश को जैसे उसी कॉल का इंतज़ार था, वो तुरंत ही फ़ोन को उठा करके अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से तुषार जो कहता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं तुषार बोल रहा हूँ। अंश काफ़ी गुस्से में कहते हैं, मुझे पता है, आगे बताओ। उनका ये स्ट्रॉन्ग लहजा अनु ने भी सुन लिया था, जिससे वो भी थोड़ा चौंक कर पीछे मुड़ गई थी कि आखिर क्या बात हो गई। तुषार जल्दी जल्दी अंश को सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है। तुषार अब अंश को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था। सर, बेसमेंट में उस फ़ोन को पाने के बाद हमने उसे पूरी तरह से टैप करने की कोशिश की है, हर तरीके से। उसके फ़ोन से जितने भी कॉल्स किए गए हैं हमने सबके नंबर्स को चेक किया है, और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जिसको डायल किया गया है इन दिनों में, वो लड़की सर वही है जो अर्जुन सर की कंपनी में एज एन असिस्टेंट काम करती थी, वो नायरा। लेकिन तभी अंश गुस्से में कहते हैं, एंड्रिया बोलो उसे। वहीं जैसे ही अर्जुन ने यह नाम सुना था, वो परेशान होकर के अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, मैंने इसलिए इसे यहाँ पर नहीं लाया था, ये कभी नहीं सुधर सकता। अंश आगे तुषार से पूछते हैं, उसके बाद क्या हुआ, क्या बात हुई इन लोग की, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। तुषार अपने सर को हाँ मिलाकर कहता है, हाँ ना सर, वो आपके वाइफ, वो आपके। किताबी अंश कहते हैं, क्या आपके कर रहे हो तुम, जवाब दो मुझे। उन्होंने ये काफ़ी तेज़ बोला था, जिससे अनु जो डर के जाकर के आई अर्जुन के बगल में बैठ गई थी। अर्जुन जो अनु को अपनी बाहों में लेते हुए कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, वो बस ऐसे ही नाराज़ हो रहा है, जस्ट नथिंग सीरियस। अनु जो अर्जुन की चेहरे की तरफ देखकर कहती है, भाई को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो कोई बात हो गई है क्या। वही अंश जैसे ही अपनी बहन अनु के चेहरे की तरफ देखे तो जो उनसे कितना ज़्यादा डर रही है, उनके चेहरे की तरफ देख देख करके अंश अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की स्माइल आते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। और अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिए थे, और फिर आगे पूछते हैं, कुछ बताओगे तुम। कृष्ण ने भी इस आवाज़ को सुन लिया था, जिससे वो तुरंत ही तुषार के हाथ से फ़ोन छीनते हुए अपने कान पर लगाते हुए कहता है, सॉरी सर, वो बताने में डर रहा था आपको, क्योंकि सम्राट के वो कॉल रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि सर की। अंश कहते हैं, क्रिश। तभी क्रिश काफ़ी डरते हुए हड़बड़ी में कहता है, सर वो आपकी वाइफ को लेना चाहता है आपसे, मतलब वो आपकी वाइफ मैडम समायरा से वो शादी करना। जैसे ही अंश ने ये सुना था, वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहते हैं, तो उसके दिमाग में अभी भी ये भूत चढ़ा हुआ है, और उसे लगता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा। वो मेरी बीवी है, कोई सामान नहीं जिसे वो हासिल कर सकता है। उसका लोकेशन ट्रैक करो, कहीं से भी उसे ट्रैक करो, मुझे नहीं पता क्रिश, मुझे वो शख्स किसी भी कीमत पर चाहिए, और वो भी जिंदा। उसके मुंह से मुझे ये लफ्ज़ सुनना है, और उसके बाद उसकी हालत जो मैं करूँगा ना, वो सोच भी नहीं सकता। जहन्नुम तो मैं उसे इसी दुनिया में दिखाऊंगा। लोकेशन का कुछ पता चला। तभी कृष्ण कहता है, सर जितने भी और लोगों से बात किया है, वो एक्चुअली बहुत सारे आदमियों के साथ वो मिला हुआ है और मिलकर के ये सब काम करता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं किसी के भी मुंह से अगर ये उगल जाता है तो। और हाँ सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात,
सर वो शेखर मल्होत्रा, आई मीन आपके डैड सर। वहीं जैसे अंश ने ये सुना था वो काफ़ी गुस्से में कहते हैं, डैड बोलने की ज़रूरत नहीं है क्रिश, शेखर मल्होत्रा बोलो, दैट्स इट। आगे क्रिश आगे बताता है, सर उनकी लोकेशन मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के बिल्डिंग के ठीक सामने वाले अपार्टमेंट से मिली है सर, उसी में एक 14th या 15th फ्लोर पर। सर इन दोनों में से किसी फ्लोर पर वो हैं, पर सर समझ नहीं आया कि वहाँ हमारा जाना ज़रूरी होगा क्या, मतलब उन्हें चेक करना। क्यों, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा उसके लिए? जा करके मिलो उस आदमी से और पूछो कि वो घर पर क्यों नहीं जा रहा है। और हाँ, ये सब पूछते वक्त उनका चेहरा दिखना चाहिए मुझे। और उसके साथ एक और काम करो, मेरे टैबलेट से कैमरा के कंट्रोल्स को जोड़ दो ताकि मैं चेक कर सकूं कि मल्होत्रा मैंशन में चल क्या रहा है। वैसे भी उन दरिंदों के बीच मेरी माँ अकेले पड़ी है और मैं किसी भी हालत में कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम तुरंत ये काम करो। कृष्ण कहता है, सर पर मैं तो बाहर निकल आया हूँ सर। सर मुझे 20 मिनट मिल सकते हैं ताकि मैं चेक करके आ जाऊँ उस बिल्डिंग से क्या हो रहा है। सर वो कहना कि सर मैं कंपनी के बिल्डिंग में ही हूँ, सामने वाले बिल्डिंग से चेक भी कर लूँगा और फिर पता भी चल जाएगा कि आखिर क्या। मुझे कहते हैं, ठीक है जल्दी जाओ और 20 मिनट के अंदर मुझे मेरे टैबलेट में सब कुछ दिखाई देना चाहिए। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था और वह गहरी सांस भर के अपने फोरहेड को रब करते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लिए थे और साथ ही इस वक्त उनका सिर जो कि हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ था, और ये वो तभी करते थे जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। अर्जुन जो अनु के गालों पर धीरे से अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ पाओगे? अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं ज़रा उनसे पूछ कर। अनु जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, जाइए जाकर पूछिए क्या हुआ उन्हें, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। अर्जुन जो कहते हैं, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। अंश के सामने जाकर के बैठने के बाद वो धीरे से उनके थाई पर जैसे ही हाथ रखे थे, अंश काफ़ी गुस्से में कहते हैं, ये ठरकपना अपनी बीवी के साथ दिखा, मेरे साथ नहीं। और हाँ, तेरी बीवी मेरी बहन है, याद रख, मेरे सामने ज़्यादा चिपका चिपकी नहीं। अर्जुन जो परेशान होते हुए कहते हैं, कसम से बता रहा हूँ, मेरा श्राप है तुझे, एक दिन तेरा भी साला तेरे साथ ऐसे ही करेगा। क्यों भूल जाता है, बीवी है वो मेरी। और वो सब छोड़िए, बता कि क्या हुआ तुझे, क्या फ़ोन पर किससे बात कर रहा था और एंड्रिया के बारे में क्यों बात कर रहा था? अंश तुझे पता है मैं तुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? ताकि तू अपना वक्त समायरा के साथ बिता पाए, ना कि इन सारे फालतू कामों में। तुझे क्या टेंशन से प्यार है क्या? हमेशा उसके पीछे पीछे भागता रहता है। हाँ, थोड़ा सा खुश क्या हुआ था अभी समायरा के साथ, अभी फिर से शुरू हो गया तू। अंश अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, बाबा ज्ञान हो गया तुम्हारा, तो निकलो। लगभग अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। समायरा जो अभी भी सोई हुई थी और अंश के टैबलेट पर अब उनका कंट्रोल भी आ चुका था। वहीं थोड़ी देर बाद कृष का फ़ोन दोबारा से आया था। सर उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, फ़ोन के लोकेशन अभी किसी अजीब सी जगह पर दिखा रहा है जहाँ सिर्फ कचड़े रखे जाते हैं, मतलब उनका फ़ोन फेंक दिया गया है। उससे थोड़ी देर पहले की लोकेशन हमने जहाँ देखी थी वहाँ पर जाकर चेक कर लिया, सम्राट और ना शेखर, कोई नहीं मिला वहाँ पर सर। अंश अपने चेहरे पर एक तिरछे स्माइल आते हुए कहते हैं, कहाँ से दिखेंगे, ये लोग तो मल्होत्रा मेंशन में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। हॉल में इस वक्त सम्राट, जयचंद्र मल्होत्रा, सावित्री जी और साथ ही शेखर मल्होत्रा बैठे हुए थे। शेखर मल्होत्रा के चेहरे पर बहुत सारे पसीने आ रहे थे बार बार, जैसे वह इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए हों। अंश जो कि अपने ब्लूटूथ को जैसे निकालने वाले होते हैं और उसे अपने कान में लगा पाते, उससे पहले ही अर्जुन जो उनके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, अंश चल कुछ खा लेते हैं, लंच टाइम हो गया है, समारा को भी उठा ले। अंश कहते हैं, तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूँगा, और ट्रैवलिंग के टाइम पर उसे कुछ खाना पसंद नहीं है। अंश सुनना चाह रहे थे उन लोगों की बातें कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही अभी अर्जुन की नज़र टैबलेट की स्क्रीन पर जाती है, अंश तुरंत ही उसे ढकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे, जासूसी कर रहे तो? तभी अर्जुन जो समझ तो गए थे कि आखिर अंश कर क्या रहे हैं इस वक्त, वो तुरंत ही टैबलेट को छीनते हुए कहते हैं, फॉर गॉड सेक अंश, क्या करता है तू अपने घर पर, क्या तू करना क्या चाहता है? हाँ, थोड़ी देर भी उन लोगों को चैन से नहीं जीने देगा या फिर खुद चैन से जीना पसंद नहीं है? यहाँ पर आए हैं हनीमून एंजॉय करने, ना कि इस वक्त अपने घर वालों पर नजर रखने। इतना क्यों ऑब्सेस्ड अपनी फैमिली से? अंश खड़े होते हुए काफी गुस्से में अपना टैबलेट छीनते हुए कहते हैं, क्योंकि तुझे नहीं पता कि एक बेटा होकर के अपनी माँ को तकलीफ में देखना क्या होता है। मेरी माँ इतनी अच्छी हैं कि अपनी तकलीफ को भी खुशी खुशी इस तरह से संभाल कर रखती हैं कि मुझे कुछ ना हो, मुझे गुस्सा ना आए।
मैं उन लोग के साथ, उनके परिवार के साथ कुछ ना करूं। मैं अपनी माँ को किसी भी हालत में उन दरिंदों के हाथ हो कुछ होने नहीं दे सकता। मैं अपनी माँ के लिए वाकई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ और उसमें कोई गुनाह नहीं है। वैसे तो हैरिश है उनके साथ, कोई उन्हें कुछ नहीं करेगा, बट फिर भी। अंश की नज़र, उनका ध्यान, सब कुछ इस वक्त अपने टैबलेट पर जा चुका था और इसी तरह से अब लगभग 7.5 घंटे का सफ़र तय होता है। अभी भी प्लेन जो कि हवा में ही थी, लेकिन तभी अंदर से आवाज़ आने लगती है, जैसे समायरा उठ करके घबराना शुरू कर दी हो, क्योंकि वो इस वक्त पूरी तरह से अकेले थी। वो काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ कोई है नहीं क्या? कोई है यहाँ पर? अनु, मम्मी। वो ये बोल करके रोना शुरू कर दी थी। तभी अंश जो कि तुरंत ही अपने कानों से ब्लूटूथ निकालते हैं और भागते हुए अंदर की तरफ आते हैं। समायरा इस वक्त काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, साथ ही उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। अंश तुरंत ही उसके बगल में बैठ करके उसे शांत करते हुए अपनी बाहों में कस के जकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं है, देखो मैं यहीं पर तो हूँ। समायरा रोते हुए कहती है, आप कहाँ चले गए थे? मैं अकेले, मैं गिर जाती ना। अंश जैसे ही उसको इतने प्यार से बातें करता हुआ सुनते हैं, वो मुस्कुरा कर कहते हैं, कैसे गिर जाती? देखो दोनों तरफ से यहाँ पर गिरने की जगह ही नहीं है। समायरा अंश से कहती है, मैं प्लेन से नीचे गिर जाती ना। अंश उसके लॉजिक को समझते हुए कहते हैं, ओह हाँ ये तो है, मैं साथ में नहीं हूँ तो तुम तो प्लेन से नीचे गिर ही जाओगी। समायरा कांपते हुए अंश के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, हाँ हम अभी भी ऊपर ही है, अभी भी हवा में उड़ रहे हैं, वो नीचे नहीं पहुँचे अभी। अंश उसको कांपता हुआ देखकर उसके पीठ पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, रिलैक्स, सांस लो, कुछ नहीं हुआ है, और हम हवा में नहीं है, हम तो प्लेन में है ना। समायरा जो गुस्साते हुए कहती है, हाँ तो जो भी है, प्लेन तो हवा में है ना, उस हिसाब से तो हम भी हवा में हुए। मुझे डर लगता है, प्लीज़ प्लेन को उतरवाइए ना। अंश उसकी इस तरह की जिद को सुनते हुए उसके सर को धीरे धीरे सहला करके अपने सीने में छुपाते हुए कहते हैं, मैं करता हूँ बात पायलट से, ठीक है? बहुत करीब आ चुके हैं डेस्टिनेशन के, बस 15 मिनट का सफ़र और बचा है। समायरा रोते हुए कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं ना। अंश अपने मन में कहते हैं, इसे कैसे पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? खैर छोड़ो। समायरा को वो बार बार शांत कर रहे थे, लेकिन समायरा बच्चों की तरह बस जिद पे जिद किए जा रही थी और लगातार वो कांपते हुए अंश को काफ़ी ज़ोर से अपने पास पकड़ी हुई थी, ताकि इस बार अंश उसको छोड़ कर ना चले जाए। और अंश भी उसे बच्चों की तरह पैम्पर करते हुए लगातार उसको समझाए जा रहे थे कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाने वाले। समायरा जो कि इस वक्त अंश के पास ही चिपकी हुई थी, और वहीं अंश जो कि उसके बाजू पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को सहलाते हुए उसके पाम के पास आकर के हल्का हल्का उसे टकल करते हुए कहते हैं, कुछ खाओगी? समायरा जो कि रोते रोते अंश की तरफ देखकर कहती है, परेशान क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे नीचे जाने में मुझे दिक्कत हो रही है, प्लीज़। अंश उसको इस तरह और ज़्यादा तो रोता हुआ नहीं देख सकते, जिससे वो तुरंत ही बाहर से अर्जुन को बुलाते हुए कहते हैं, अर्जुन। 3-4 बार बुलाने के बाद अर्जुन जो कि भाग करके अंदर की तरफ आकर के कहते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अर्जुन काफ़ी घबरा गए थे जिस तरह से अंश ने 3-4 बार तेज तेज आवाज़ लगाकर चिल्लाया था। सामने इस तरह से समायरा को अंश की बाहों में देख करके अर्जुन जो कि कर्टन को लगाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अंश जो अर्जुन से कहते हैं, पायलट को बोलो आसपास अगर कहीं रनवे है तो तुरंत ही लैंड करे। जैसे ही अर्जुन ने यह सुना था, वो बगल में लगे इस वक्त स्क्रीन की तरफ देखकर कहते हैं, पर अभी तो संतुलिनी आया नहीं है, अभी पहुंचने में लगभग आधे घंटे लग जाएंगे। अंश जो अर्जुन की तरफ घूरते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, और जितना भी दूर हमें जाना पड़ेगा हम बाई कार जा सकते हैं। बोलो पायलट से कोई रनवे दे करके लैंड करवाए। समायरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। वहीं वो तुरंत ही जाकर के पायलट को वैसा ही कमांड किए थे जैसा अंश ने अर्जुन से कहा था। वहीं इस वक्त समायरा जो कि धीरे धीरे शांत पड़ गई थी, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी ज़ोर से अंश के बाहों में चिपके हुई थी और लगातार अपने चेहरे को उठाए हुए अंश के चेहरे की तरफ देख रही थी, और अंश जो कि सामने की तरफ। लेकिन जैसे ही अंश को एहसास होता है कि इस वक्त समायरा क्या कर रही है, वो भी अपनी नज़र को उसी की तरफ घुमा लिए थे, जिससे समायरा जो कि अपनी पलकों को झुका करके सामने की तरफ ही देखने लगती है। अंश उसको पीछे से धीरे धीरे अपने गालों से उसके गाल को रब करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपको इस तरह अपनी बातें मानता देखकर पापा की याद आ गई। वो भी मेरी हर जिद इसी तरह से माना करते थे,
और फिर वो धीरे से पूछती है, आपको ज़्यादा परेशान कर रही ना? जैसे ही अंश ने यह सुना था, वो उसके बालों पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम्हारी इज्जत अच्छी लगी मुझे, और ये हक दिखाया करो। पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत कमांड है मेरी। जैसे ही समारा ने यह सुना था, वो अपनी भौं में चढ़ाकर कहती है, क्या वाकई आपको इज्जत करते हुए अच्छी लगती हूँ मैं? गुस्सा नहीं आता मुझ पर? अंश को न जाने क्यों बार बार सम्राट का चेहरा नजर आ रहा था, और वहीं वो समारा के फोरहेड पर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, नहीं, अब से गुस्सा नहीं करूँगा, पर प्रॉमिस मी, कुछ भी हो जाए तो मुझसे कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की सोचा भी तो मैं शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा समारा। एक रनवे जो कि इस वक्त पूरी तरह से उन लोगों को परमिशन दे दिया था लैंड करने की, और वहीं अब अंश का ये प्राइवेट जेट जो कि उस जगह पर लैंड करता है, और जैसे ही ये ज़मीन की तरफ नीचे बढ़ता जा रहा था, समारा और ज़ोर से अंश के हाथों पर अपने हाथों को कसते जा रही थी, और इस वक्त उसके नेल्स जो कि अंश के बाजू पर काफ़ी तेज़ तेज़ चुभ रहे थे। उसका दूसरा हाथ इस वक्त अंश के पीठ पर था, और उस तरफ भी समारा के नेल्स जो कि लगातार अंश को परेशान तो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंश के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी, क्योंकि इस वक्त अंश के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, किसी भी हालत में वो इस लड़की को खो नहीं सकते, और अगर सम्राट ने समारा को पाने की जिद नहीं छोड़ी तो शायद सम्राट की मौत अंश के हाथों ही होगी। जैसे ही प्लेन लैंड करने वाला होता है और उसका पहला पहिया जो कि अभी ज़मीन को छुआ ही था कि तभी वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, और साथ ही उसकी पूरी शरीर अब काफ़ी तेज़ तेज़ कांपने लगी थी, जिससे अंश को इतना तो समझ में आ गया था कि समारा को हाइट से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। फाइनली थोड़ी देर बाद जाकर के अपने नॉर्मल पोजीशन में आकर के खड़ी हो चुकी थी, और वहीं समारा के साथ अंश जो कि धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। अनु तो काफ़ी खुशी से इस वक्त आराम से बाहर की तरफ निकलती है और ज़ोर से सांस लेते हुए कहती है, वाह, बाहर की हवा की बात ही कुछ और होती है, और यहाँ की हवा की तो बात, मुझे हमेशा से इस जगह पर आना था। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग प्लेस अर्जुन जी। अर्जुन जो पीछे से अनु को जोर से अपनी बाहों में लेते हुए कहते हैं, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतने खुश हैं तो मुझे भी थोड़ा खुश कर दीजिएगा। अनु धीरे से अर्जुन को अपने एल्बो से मारते हुए कहती है, सुधरेंगे नहीं ना? तभी पीछे से अंश आते हुए अपने गले को क्लियर करते हैं ताकि अर्जुन और अनु हल्का सा अलग हो जाए और एक दूसरे के साथ इस तरह ना चिपके रहें। और वो पीछे मुड़कर समारा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिए थे, और वो साथ ही धीरे से उससे पूछते हैं, चलने में दिक्कत तो नहीं है? जैसे ही अर्जुन ने ये सुना था, वो पीछे मुड़कर अंश को टीज करते हुए कहते हैं, क्यों? ऐसा क्या किया तूने प्लेन में जो उसको चलने में प्रॉब्लम होगी? वो तो बस सो रही थी ना। जैसे ही अर्जुन ने ये पूछा था, इसका मतलब ना तो अनु समझ पाई थी और ना ही समारा, लेकिन अंश जो कि अर्जुन के अंदर की बात को समझते हुए काफ़ी गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहते हैं, शांति से होटल चल, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है, बस इस वजह से पूछ रहा था। अर्जुन अभी दूसरी गाड़ी में जाकर के बैठते, लेकिन तभी अंश कहते हैं, हम साथ में जा रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने सुना था, वो काफ़ी गुस्से में अंश की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम अलग गाड़ी में जाएंगे तो अलग गाड़ी में आएगा, और अगर इतनी परवाह थी तुझे अपनी बहन की तो तुझे अपनी बहन के साथ ही आना चाहिए था यहाँ पर। सिबलिंग खेलो यहाँ पर बैठ करके, बीवी है यार वो मेरे साथ ही रहेगी ना। लेकिन अनु जो कि अपने भाई के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए, क्योंकि एक हाथ जो कि इस वक्त समारा ने पकड़ रखा था, और वहीं अर्जुन से कहती है, आप अकेले आ जाइए दूसरी गाड़ी में, हम सब तो साथ नहीं जाएंगे। बेचारे अर्जुन जो कि फिर से परेशान होकर के अब उन लोगों के साथ बैठ चुके थे। थोड़ी देर में अब उन लोग का डेस्टिनेशन आता है, जहां लगभग पहुंचने में उन लोग को 2 से ढाई घंटे लग गए थे। समारा धीरे से अंश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछती है, हम कौन सी जगह पर हैं? अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, पता चलेगा अभी तुम्हें। वहीं आसपास की जगहों को समारा बहुत ही ध्यान से नोटिस करते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी, और उसके चेहरे के स्माइल को देख करके अंश को न जाने क्यों एक प्यारी सी सुकून मिल रही थी, और उनके दिमाग में अभी तक जो टेंशन उनके घर के बारे में चल रहा था वो कहीं ना कहीं गायब सा हो गया था। वहीं अर्जुन जो कि अंश और समारा को इस तरह खुश देख करके अपनी उंगलियों को अनु के हाथों की उंगलियों के बीच फंसाते हैं, और बस काफ़ी ध्यान से अंश को देखने लगे थे,
उन्हें काफ़ी खुशी थी इस बात को सोच करके कि उनके नेगेटिव रिलेशंस और उनके दिमाग में अब जितने भी टेंशन्स थे वो कहीं ना कहीं समायरा की वजह से गायब हो रहे हैं। समायरा छोटी छोटी चीज़ों को अंश को इस तरह से दिखा रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा कहीं नई जगह पर जाकर के इतना एक्साइटेड हो रहा हो, और अंश भी बिल्कुल उसी के लहजे में रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो। बल्कि ऐसा नहीं था, अंश को तो इन सारी चीज़ों को देखने की आदत थी। फाइनली अब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे थे। ये जगह वाकई ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही समायरा बाहर की तरफ निकलती है वो आसपास की जगहों को देखकर कहती है, ये क्या जगह है, ये तो बहुत सुंदर है। और ये बोलते ही वो काफ़ी गहरी सांस भरते हुए कहती है, नीला आसमान, समंदर, और ये क्या छुपन छुपाई की जगह बना रखी है इन लोगों ने। ये सुनते ही अनु हंसते हुए कहती है, तुम भी ना क्या मजाकिया लड़की हो, ये सब तो होटल्स हैं। ये सुनते ही समायरा कहती है, ये पहाड़ों पर होटल बना रखा है इन लोगों ने। वैसे जो भी हो, इस जगह पर खेलने में बहुत मजा आएगा। छुपन छुपाई। ये बोलती जैसे ही अंश की तरफ वो मुड़ी थी, अंश भी उसकी बातों पर अपने सर को बहुत ही प्यार से हाँ मिला दिए थे। अर्जुन इस बात पर शौक होते हुए उनके ठीक बगल में आकर खड़े होते और उनके कंधे पर हाथ टैप करते हुए कहते हैं, कोई काफ़ी बदल रहा है। तुझे तो ऐसे बच्चों जैसे हरकत करने वाले लोग पसंद नहीं आते थे ना, और तू कब से ऐसी बचकानी बातों पर हंसना शुरू कर दिया? अंश, जो कि अब अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कभी भी इंसान कोई जोक सुन करके नहीं हंसता है, वो हंसता तब है जब वो अंदर से खुश होता है। बस मुझे अच्छा लग रहा है, इस वजह से मुझे हंसी आ रही है, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसकी बातों पर हंस रहा हूँ। अर्जुन, जो कि उनको अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, चल हम होटल के अंदर चलते हैं, देख लेते हैं सारी अरेंजमेंट हुई है या नहीं, इन दोनों को यहाँ पर एंजॉय करने दे। अर्जुन ने अनु को बोल दिया था, ध्यान रखना तुम। अर्जुन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंश ने पहले से ही यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी को अरेंज करवा दिया है। अर्जुन को लगता है कि यहाँ पर वो चारों अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर अंश के लिए अपनी जान से ज़्यादा 3 लोग की जान इम्पॉर्टेंट थी। सबसे पहले अर्जुन, उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड, साथ ही अनु जो कि उनके जिगर के टुकड़े थे, और अब तो समायरा जो कि उनकी जान बन चुकी थी। वो इन तीनों की ज़िंदगी को लेकर के कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, और वो ये भी जानते थे कि उनके राइवल्स और उनके दुश्मन किस हद तक गिर सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए वो लोग कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। अर्जुन के साथ आते आते आसपास के कुछ लोग जो कि अभी नॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे और बिल्कुल भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हों, वो बस अपने सर को हाँ मिला दिए थे अंश के हल्के से इशारे पर, और सबके सब समायरा और अनु पर नज़र रख रहे थे। समायरा, जो कि अनु के हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, और ये कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, एक तो नीला आसमान, ऊपर से ये नीला समंदर, और ऊपर से ये पूरा पूरा होटल वाइट कलर का है ना। अनु जो उसको आसपास की जगहों को दिखाते हुए कहती है, और हाँ ये देखो कुछ चीज़ें ब्लू पर भी हैं, वाइट और ब्लू का अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम सोच रहे थे कि हम कपल्स भी वाइट और ब्लू ही में ही कुछ आउटफिट लेते हैं और उसके बाद से अच्छे से फ़ोटो शूट कराएंगे। व्हाट डू यू से? समायरा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ अच्छा आइडिया, लेकिन पहले हम छुपन छुपाई खेलेंगे। यहाँ छुपने की कितनी अच्छी अच्छी जगह है, इधर से सीढ़ियाँ, उधर से गली, इधर से, मज़ा ही आ जाएगा। तभी अनु जो कहती है, अभी तुम देखो तो सही, रात में ये जगह और सुंदर लगती है। अर्जुन और अंश ने एक पूरे रिजॉर्ट को बुक कर रखा था जिसमें सिर्फ वही दोनों कपल रहने वाले थे। अंदर के अरेंजमेंट को चेक करने के लिए अर्जुन जो कि अपने कमरे की तरफ निकलते हैं और वहीं अंश अपने कमरे की तरफ। अंदर की डेकोरेशन अंश को पसंद आई थी। वहीं उन लोगों के साथ एक एक मैनेजर भी थे जो कि उनके हिसाब से हर एक चीज़ों को आगे अरेंज करने वाले थे। जगह के प्रिपरेशन से काफ़ी खुश हुए थे और वो अपने साथ के इस मैनेजर से कहते हैं, Okay, the decoration is perfect. Yeah, I must say that I would prefer Indian snacks because my wife is not comfortable with foreign food. वही वो मैनेजर अपने सर को हल्का सा झुकाते हुए कहता है, Okay sir, I'll take care of it. Anything you need, you can just call us. और फिर वो धीरे से परमिशन लेते हुए कहता है, Sir may I go? कि आसपास की चीज़ों को ध्यान से नोटिस करते हुए अपने सर को हाँ मिला दिए थे। जैसे ही मैनेजर रिजॉर्ट से बाहर की तरफ निकला था, 2 बॉडीगार्ड्स जो कि हट्टे कट्टे अंदर की तरफ आने लगे थे और अंश उन लोग को इशारे में ही अंदर की तरफ चेकिंग करने के लिए कह देते हैं और आसपास के हर जगह को मशीन से चेक किया जा रहा था कि कहीं
कोई भी ऐसा खतरा तो नहीं है जो कि अंश या समायरा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। लगभग आधे घंटे के चेकिंग के बाद फाइनली अब अंश को क्लियर सिग्नल मिल चुका था और वहीं अर्जुन जो कि अंश को अपने साथ ले जाने लगे थे ताकि अर्जुन के भी रूम को अच्छी तरह से चेक किया जा सके। अनु और समायरा जो कि अंश और अर्जुन को कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिससे अंश थोड़ा ज़्यादा ही पैनिक करते हुए कहते हैं, अब ये दोनों कहाँ गए? मुझे लगा ही था इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों की दोनों ही बदमाश हैं। पहले तो अर्जुन को प्रॉब्लम नहीं होती और फिर वो अंश को समझाते हुए कहते हैं, अरे मिल जाएंगी ना, यहीं पर होंगी, कहीं घूम रही होंगी। वो लोग अब इधर उधर ढूंढने लगे थे और साथ में जो एक तरफ के लिए निकलते हैं और अंश दूसरे साइड में। लेकिन आसपास के हर जगहों को देखने के बावजूद भी कहीं पर भी समायरा और अनु नजर नहीं आती। अर्जुन को तो अब धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अंश जो कि तुरंत ही अपने आसपास के बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए कहते हैं, फिर और दे, कहा था ना नजर रखने के लिए। हाँ भाई, वो बॉडीगार्ड कुछ बोलता ही नहीं। तभी अर्जुन जो भागते हुए आकर कहते हैं, हाँ, मिली क्या कहीं? अनु भी नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, फ़ोन करते हैं। लेकिन अनु का फ़ोन तो गाड़ी के अंदर था, वो तो अभी होटल के अंदर मैंने खुद रख किया है। अब क्या करें? फिर अपनी आंखों के इशारे से अंश को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे अंश गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, I'll kill you, अगर वो मुझे नहीं मिली तो। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि आखिर अंश किसी स्ट्रेंजर को क्यों मारने की बात करे। वो तुरंत ही उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, अंश, आई एम आउट ऑफ योर माइंड, किसी पर भी गुस्सा करने लगता है। सो सॉरी सर, प्लीज। मैं वो बॉडीगार्ड अपने सिर को नीचे झुका लिया था अंश की बातें सुनकर के। और वहीं जैसे ही अभी अर्जुन और अंश पीछे की तरफ मुड़े थे, अर्जुन अंश को समझाते हुए कहते हैं, अपने गुस्से को काबू में रख। और उन दोनों के कानों में जैसी आवाज़ पड़ी थी, अर्जुन हल्का सा पीछे हो गया था और साथ ही अंश जो कि अपने चेहरे को काफ़ी गुस्से में ऊपर की तरफ उठा कर देखते हैं कि आखिर इतना भद्दा मजाक कौन कर रहा है उनके साथ। लेकिन जैसे उन्हें समायरा और अनु का हंसता हुआ चेहरा नजर आया था, दोनों के दिलों में राहत आई थी और अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ओह गॉड, क्या करूं इन दोनों का मैं। अर्जुन जो तुरंत ही अनु को जोर से हक करते हुए कहते हैं, पागल हो क्या तुम, डरा दिया था मुझे, मैं सोचा कहाँ निकल गई तुम। वही समायरा जो अंश के ऐसे चेहरे को देखकर, जो कि इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, वो परेशान होकर के अपने कानों को जैसे ही पकड़ने वाली होती है, अंश उसके तरफ आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, तुम्हें खेलना था मेरे साथ। समायरा धीरे से अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं तो छुपन छुपाई खेल रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप परेशान हो जाएंगे, सॉरी, ये मेरा ही आइडिया था, प्लीज़ अनु को मत डांटिएगा। ये सुनता ही अंश जो प्यार से स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हें खेलने का मन है तो हम ज़रूर खेलेंगे, पर इस तरह से नहीं, ओके? चलो अब कमरे में चलो, थोड़ा फ्रेश हो लो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद से हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। वैसे भी कहाँ भाग रही है जगह, हमें तो यहीं पर रहना ना कुछ दिन के लिए। जैसे ही समायरा अंदर की तरफ आने लगी थी, अंश धीरे से कहते हैं, तुम्हें खेलने का बहुत शौक है ना, चलो खिलाता हूँ तुम्हें बेडरूम में। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, जिसकी वजह से समायरा को ये आवाज़ सुनाई दे गई थी और वो तुरंत ही पीछे मुड़कर अंश के सामने उनको रोकते हुए कहती है, बेडरूम में कैसे खेलेंगे, वहाँ पर छुपने के लिए जगह कहाँ होती है? छुपने के लिए जगह तो ऊपर है और हम पकड़न पकड़ाई भी खेलेंगे, मज़ा आएगा। तभी अंश उसकी कमर को ग्रैब करते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि बेडरूम में कितने इंटरेस्टिंग गेम खेले जा सकते हैं समायरा। अंश जो समायरा के बहुत करीब आकर कहते हैं, तुम्हें कुछ चीज़ें भी सिखानी है ना। ये सुनते ही समायरा पीछे होते हुए कहती है, कुछ चीज़ें मतलब कौन सी चीज़ें? अंश धीरे से उसके कमर पर अपने हाथों को सहलाते हैं, जिससे समायरा को हल्की हल्की गुदगुदी के साथ एक अलग सा एहसास हो रहा था। यह जगह काफ़ी ठंडी ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। वही अंश जो कि उसको धीरे से कमरे के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर इस वक्त काफ़ी हद तक अंधेरा था और हल्की फुल्की लाइट सी जल रही थी। साथ ही बेड पर काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेशन किया गया था और वहाँ पर बहुत सारे रोज़ के पेटल्स लगे हुए थे और पूरा बेड जो कि वाइट पेटल से भरा हुआ था। वहाँ की खुशबू एक अलग ही एहसास दे रही थी समायरा को। यह सब देखकर समायरा एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, ये जगह तो और ज़्यादा सुंदर है, बाहर से भी ज़्यादा। अंश जो कि इस वक्त समायरा के ठीक पीछे खड़े थे, हाँ, वो थोड़ा और उसके करीब बढ़ते हुए कहते हैं, है ना सुंदर? और वो अपने चिन को झुका करके उसके शोल्डर पर धीरे धीरे रब करते हुए कहते हैं, और इस जगह में तुम कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो मुझे। खाना खा लो,
थोड़ी एनर्जी बॉडी में ले आओ, उसके बाद से हम खेलेंगे बहुत सारे गेम्स। समायरा के चेहरे पर बच्चों वाली एक्साइटमेंट दिख रही थी और वो अपने सिर को काफ़ी जल्दी में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, हम ज़रूर खेलेंगे और साथ में खेलेंगे यार, चारों लोग। जैसे अंश ने ये सुना था वो गुस्सा कर कहते हैं, नहीं, कुछ गेम्स सिर्फ दो लोगों के बीच ही खेला जाता है, समझी? चलो तुम जाओ नहा लो। एक तरफ समायरा नहाने गई थी और तभी अंश जो कि बाहर निकल रहे थे और वो अपनी गाड़ी के पास आकर के अपने टैबलेट को लेने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से अर्जुन जो आकर के उनके हाथ को पकड़ते हुए धीरे से अपने चेहरे को ना में हिला दिए थे। अंश नाराज होते हुए कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अर्जुन जो उनके हाथ से टैबलेट छीनते हुए कहते हैं, कुछ वक्त खुद को भी दो अंश, हमेशा अपने दिमाग को टेंशन में रखने में तुम्हें मज़ा आता है क्या? तुम समायरा के साथ यहाँ पर वक्त बिताने आए हो, वेकेशन बनाने आए हो, हनीमून सेलिब्रेट करने आए हो, कम ऑन डू दैट ना। और तुम्हें अपने मॉम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात की आंटी से, वो इस वक्त मेरे घर पर है और हैरिश भी। लेकिन तभी अंश को जानना था कि आखिर सम्राट, जयचंद्र और शेखर क्या प्लान कर रहे हैं। और अब तो सम्राट के इंटेंशन अंश को अच्छी तरह से पता लग चुके थे। वो कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते थे इस बात को जानने में कि आखिर सम्राट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेकिन अर्जुन जो कि बार बार अंश को फोर्स करते हुए कहते हैं, नहीं अंश, तुम उन लोगों के चक्कर में अपने हनीमून को रुइन नहीं कर सकते, जस्ट गो एंड एंजॉय विद समायरा ना। अर्जुन की बातें सुनकर के अंश कहते हैं, मेरा फोन भी गाड़ी में, वो तो ले लूं? अर्जुन अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके फाइन, ले लो। अंश जो कि अपने फ़ोन को बस अपने हाथ में लिए थे, वो जैसे भी टैबलेट को हाथ लगाने वाले होते हैं, अर्जुन जो अपने गले को क्लियर करने लगते हैं, जिससे अंश टैबलेट को वहीं छोड़ते हुए कहते हैं, नहीं ले जा रहा, ओके। अपने हाथों में फ़ोन लेकर के अंश जो कि अब दोबारा से उसी रिजॉर्ट के अंदर आ गए थे और अब अर्जुन जो अंश को जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ चीज़ें मुझे भी तो हैंडल करने थे, तो कितना कुछ अकेले झेलेगा अंश। वो धीरे से अपने हाथ में टैबलेट लेकर के उसे ऑन करते हैं, क्योंकि अंश का वैसे ऑलमोस्ट पासवर्ड अर्जुन को हमेशा पता हुआ करता था। अब उनकी नज़र कैमरे से हर चीज़ों को देख सकती थी और उसके साथ ही वो एयरपोर्ट्स को लेकर के अब अंदर की तरफ आने लगे थे और जाकर के वो बालकनी साइड एरिया में बैठते हुए अपने कानों पर एयरपोर्ट्स लगा कर के उन लोग की बातों को सुनने लगते हैं और काफ़ी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, बहुत तंग कर लिया मेरे दोस्त को, अब उसकी लाइफ और बर्बाद नहीं होने दे सकता मैं आप लोगों की वजह से। कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा आप लोगों का। नहीं, दूसरी तरफ इस वक्त अंश जो कि क्रिश से बात कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने क्रिश को ये बात बताई थी कि अर्जुन उन्हें टैबलेट को देखने तक नहीं दे रहे और हाथ भी नहीं लगाने दे रहे, क्रिश थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और थोड़ा डरते हुए कहता है, सॉरी टू से दिस, बट सर क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अर्जुन भी इस सब में? जैसे ही क्रिश ने ये बोला था, अंश काफ़ी गुस्से में कहते हैं, क्रिश, मैं एक बार खुद पर डाउट कर सकता हूँ लेकिन अर्जुन पर नहीं। मैंने अपनी बहन दी उसे। अगर अंश मल्होत्रा किसी पर ट्रस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ट्रस्ट वर्दी है। अर्जुन अपनी जान दे सकता है मेरे लिए, लेकिन कभी मुझे कुछ नहीं होने देगा। सो हमें उधर नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल बस तुम इस बात को ध्यान में रखो कि क्या चल रहा है वहाँ पर, और मेरी मॉम को कुछ भी नहीं होना चाहिए उन लोगों की वजह से। और हाँ, ये भी जानने की कोशिश करो कि वो लोग मुझे बार बार घर से बाहर जाने के बारे में क्यों बोल रहे थे। क्रिश अपने सर को हाँ मिलाकर कहता है, सर एज यू से सर, और मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, बस आप एंजॉय करिए सर। काफ़ी वक्त बाद आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आई हैं। वैसे हो सकता हो मेरी ये वहम हो, लेकिन अर्जुन सर भी शायद यही चाहते हैं कि आप एंजॉय करें। बचपन से कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गए आप। क्रिश की बातें सुनकर अंश कहते हैं, चलो ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, लेकिन उसके बाद से आकर के तुम्हें बोनस दूंगा और साथ में छुट्टी भी। तुम भी किसी लड़की के साथ थोड़ा एंजॉय करना, ताकि तुम्हें भी प्यार करने का मौका मिल पाए। ये सुनते ही क्रिश ब्लश करते हुए कहता है, नहीं सर, आप है ना मेरे लिए। से अंश ने ये सुना था, वो काफ़ी चिढ़ते हुए कहते हैं, क्रिश बिहेव योरसेल्फ, स्टूपिड कहेंगा। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया था। वही क्रिश जो कि अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, ये अर्जुन सर के दिमाग में चल क्या रहा है? वैसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
अर्जुन सर कभी अंश सर को तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन फिर वो उन्हें टैबलेट क्यों नहीं छूने दे रहे? ओह गॉड, कितनी कंफ्यूजन है। तभी समारा, जो कि अपने रूम से काफ़ी तेज तेज चिल्ला रहे थे, अंश इस वक्त अपने बेडरूम में नहीं थे और उसकी आवाज़ सुन करके उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या हुआ? वो इस वक्त बाथरूम के अंदर थे और अंश बिना उसके परमिशन के बाथरूम के अंदर तो जा नहीं सकते थे। समारा जो आवाज़ लगाते हुए कहती है, यहाँ कोई कपड़े क्यों नहीं है? अंश जाकर के दीवार से अपने कंधे को टेक लगाते हैं और फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, कपड़ों की क्या ज़रूरत है, ऐसे बाहर आ जाओ ना। समारा इस वक्त बाथिंग टब के अंदर थे और जैसे ही अंश दरवाज़ा खोल रहे थे, समारा जल्दी से उसके अंदर घुसते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। अंश उसको जैसे ही बाथिंग टब के अंदर देखते हैं, अब तो वो कोई मौका नहीं छोड़ने वाले थे। वो धीरे धीरे अंदर आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कपड़े चाहिए थे? समारा मुंह बनाकर उनको गुस्सा कर देखते हुए कहती है, आप उधर देखिए, इधर नहीं देखिए, और ये बात आपको वहाँ से भी तो सुनाई दे रही थी ना? अंश बिल्कुल अनजान बनते हुए कहते हैं, मुझे तो वहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से तो मुझे अंदर आना पड़ा। कपड़े चाहिए तुम्हें? समारा धीरे धीरे अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ यहाँ कोई कपड़े ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आया, अभी देख रही हूँ तो बस टॉवेल है, वो भी ये वाला। वो बाथरूम को टॉवेल कह रहे थे। अंश कहते हैं, हाँ तो फिर ठीक है, इसे पहनकर बाहर आ जाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हें कपड़े। समारा सुनकर मुस्कुरा कर कहती है, आप कमरे से बाहर चले जाएगा, मैं ये पहनकर आपके सामने नहीं आना चाहती। अंश कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तुम कुछ भी पहनकर मेरे सामने नहीं आना चाहती ना, तो तुम चाहो तो तुम्हें इसकी भी ज़रूरत नहीं खुद को ढकने के लिए, ऐसे ही आ जाना। ये सुनते ही समारा, जो कि अपने बगल में एक शैम्पू का डब्बा उठा करके अंश के तरफ फेंकते हुए कहती है, आप रुकिए, आपके साथ जब मैं खेलूंगी ना फिर बताऊंगी आपको मैं खेल में कितनी माहिर हूँ। अंश हंसते हुए दरवाजे को धीरे धीरे बंद करते हुए कहते हैं, वो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ खेल में कौन ज़्यादा माहिर है। वहीं दूसरी तरफ अनु, जो कि अपने कमरे में वापस आ चुके थे और आसपास के डेकोरेशन को देख करके वो लगातार बस अपने फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे थे। तभी अचानक ही उसका दरवाज़ा खुलता है, जिससे वो थोड़ा परेशान होकर के अपने आप को अच्छी तरह से ढकने लगी थी। लेकिन ये अर्जुन थे और उन्हें देख करके वो तो हल्का सा शर्माते हुए कहती है, आपको नॉक करके एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। अनु के इस तरह के टोन को अर्जुन काफ़ी कम सुन पाया करते थे और इस तरह से उसको शर्माता हुआ देख करके अर्जुन परेशान करते हुए उसको ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तो तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे नॉक करना पड़ेगा, क्यों? अनु जो अपने आप को उनसे छुड़ा कर कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको पता होना चाहिए ना कि मैं नहाने गई थी, अभी मैं कुछ नहीं पहनी होती तो। उसकी बातों को सुनते हुए अर्जुन काफ़ी ज़ोर से उसको अपनी तरफ करके उसको ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम कुछ नहीं भी पहनी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इमेजिनेशन में तो तुम्हें कई बार इस तरह देखा है मैंने, आज सामने से देख लेता। ये सुनते ही अनु जो अपने पूरी ताकत लगा करके अर्जुन को धक्का देते हुए कहती है, आपको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे अर्जुन ने सुना था वो हल्का सा पीछे तो हो गए थे, क्योंकि अनु ने काफ़ी अचानक से उन्हें धक्का दिया था और वो जाकर के बेड पर अभी बैठी थी कि तभी अर्जुन उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। वैसे शावर ले लिया तुमने? अनु जो अपने बालों को धीरे धीरे अपने हाथों से इधर उधर करते हुए कहती है, हाँ ले तो लिया, आप भी जा कर के नहा लीजिए। जैसे ही अर्जुन ने सुना था वो धीरे धीरे अपने शर्ट को उसके सामने उतारते हुए कहते हैं, चलो एक और बार शावर लेते हैं। अनु ये सुन करके बेड के पीछे जाते हुए कहती है, नहीं मुझे बार बार नहीं नहाना, वैसे भी पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, पहले पानी मेरे ऊपर पड़ेगा उसके बाद तुम्हारे ऊपर, मेरे शरीर से जाते जाते तुम्हारे शरीर तक पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आ जाओ। ये सारी बातों को इतने डिटेलिंग में सुन करके अनु शर्मा करके अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर छुपाते हुए कहती है, मैं नहीं जा रही, आप जाइए, आप बहुत गंदे हैं। लेकिन अभी अर्जुन का मूड नहीं था कि वो इस तरह से अनु को जाने दे, और वो हनीमून मनाने आए थे, भला इसमें वो कोई कसर कैसे छोड़ सकते थे। अपने बिजनेस को इस तरह से साइड में रख करके और अभी अपने वाइफ पर पूरा फोकस लगा करके अगर वो यहाँ घूमने आए थे तो वो उस हर मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहे थे। वो तुरंत ही अनु को अपने गोद में उठाते हुए ज़बरदस्ती उसको शावर के नीचे खड़ा कर दिए थे और धीरे से उसके कानों के पास
उसके बालों को हटाते हुए कहते हैं, गंदा कैसे हुआ? शावर लेने के लिए तो बोल रहा हूँ। इसमें गंदा क्या है? अनु ने जो बाथरूम इस वक्त पहन रखा था, अर्जुन ज़्यादा देर तक उसे उसके शरीर पर रहने तो नहीं देने वाले थे। और ये बात जानते हुए अनु भी पूरी चालाकी से धीरे धीरे अपने हाथ में बॉडी वॉश लेती है और वो अपने हाथों से ही अर्जुन के मुंह पर लगाते हुए कहती है, हाँ आप थोड़े फ्रेश लगेंगे इसे लगा करके। अर्जुन जो परेशान होते हुए कहते हैं, कम ऑन, ये फेस वॉश नहीं है, बॉडी वॉश, ऐसे मुंह पर नहीं लगाओ। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था। जैसे अभी अर्जुन के मुंह पर पूरी तरह से बॉडी वॉश लगा था, उनकी आंखों पे कुछ दिखाई नहीं देता और काफ़ी हद तक उनके चेहरे पर झाग बन चुका था। और जब तक वो उसे धुल पाते, अनु जो फटाफट अपने हाथों को धुल करके बाहर की तरफ आ चुकी थी और साथ ही उसने बाहर से बाथरूम को भी लॉक कर दिया था। और जब तक अर्जुन अपने फेस को वॉश करके अपनी आंखें खोल पाते, तब तक अनु वहाँ से गायब थे। और इन्हें समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था कि अनु ने क्या किया उनके साथ, इतना बड़ा प्रैंक। वहीं दूसरी तरफ समायरा को पूरी उम्मीद थी कि अंश उसके लिए कपड़ा रखे होंगे। वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकल करके कमरे के अंदर पहुंची थी, वो देखती है कि आसपास यहाँ पर अंश कहीं पर भी उसे नजर नहीं आ रहे। और वो बेड की तरफ देखती है जहाँ उसके लिए कपड़ा रखा हुआ था, लेकिन वो कपड़ा था उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो काफ़ी मॉडर्न ड्रेस था जिसे देखकर वो परेशान होकर कहती है, इतना छोटा सा फ्रॉक, ये क्या किसी बच्चे को पहनना है? तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, मेरी बच्चे को पहनना है? अगर प्रॉब्लम है तो मैं पहना दूँ बच्ची जी। समारा ने जैसे ही सुना था, वो काफ़ी जल्दी में अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बाथरोब जो कि सिर्फ उसके थाई तक आ रहा था। तभी अंश जो कि पीछे से आकर के उसके बैग के नीचे धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? समायरा इस तरह के अंश के हैंड प्लेसमेंट को महसूस करते हुए एक गहरी सांस भरती और काफ़ी झटके से उनसे दूर होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? इधर उधर क्यों हाथ लगा रहे हैं? वो मैं ये पहनूंगी। अंश धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाकर कहते हैं, यही पहनोगी और क्या पहनोगी? अगर चाहो तो ये भी मत पहनो। समायरा जल्दी से अपने बैग को ढूंढते हुए कहती है, मेरा बैग कहाँ है? मैंने उसमें 1-2 कपड़े रख दिए थे, कहाँ है? वो पिंक वाला? समायरा अपने सर को हाँ मिलाकर पूछती है, हाँ वही। अंश उसको वार्डरोब की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहते हैं, देखो शायद वहीं पर होगा। वार्डरोब खोलने के बाद समायरा को वहाँ पर बहुत सारी ड्रेस नजर आ रही थी। जितने भी ड्रेस थे वो सब के सब बहुत ही शॉर्ट थे। हाँ, उसमें से एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्रेस था, लेकिन आगे की तरफ से वो भी शॉर्ट था, पीछे की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये काफ़ी यूनिक तरीके से सिर्फ उसके लिए बनाया गया है। आसपास की सारी चीज़ों को देखकर समायरा फ्रस्ट्रेट होकर के अपने बैग को खोली थी और जैसे ही वो बैग को खोलती है, उसके अंदर उसे एक कपड़े भी नहीं मिले थे। ये देखकर समायरा अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए अंश से पूछती है, हाँ कपड़े कहाँ गए मेरे? और वो जो मेरे अंडर। तभी अंश कहते हैं, अंडर गारमेंट्स की बात कर रही हो? समायरा शर्माते हुए अपने चेहरे को नीचे झुकाकर पूछती है, हाँ वही। वो इस वक्त नीचे की तरफ बैठी हुई थी। अंश भी उसके ठीक सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें? I mean, यहाँ पर मिल जाएंगे थोड़े बहुत तुम्हें। वहीं समायरा जो कहती है, यहाँ पर आप यहाँ पर ये सब कैसे? अंश जो कि उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड को पता होता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और वैसे भी अब वो सब पुराने हो गए थे, तो जस्ट लीव इट। यहाँ पर कुछ नया ट्राई करो तुम। नई जगह है, नए कपड़े, नए हिसाब। हाँ, बस तुम्हें यह हस्बैंड पुराना ही वाला मिलेगा और यहाँ पर किसी नए की तलाश भी मत करना, वरना खामखा मारा जाएगा वो शख्स। समायरा जो पीछे होते होते जाकर के धड़ाम से नीचे की तरफ बैठती है और वहीं वो जाकर के और पीछे होने लगी थी, क्योंकि अंश जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और इससे समायरा की धड़कनों में जो रफ्तार महसूस हो रही थी, ठीक वही रफ्तार अंश भी महसूस कर पा रहे थे। लेकिन इस वक्त वो समायरा के साथ कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था सुबह से समायरा ने कुछ भी नहीं खाया। और वो धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, पहले कुछ खा लो, शरीर में अगर ताकत नहीं होगी तो फिर तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। और अभी तो बहुत चीज़ें तुम्हें सिखानी है, बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब पहली बार समायरा ने किसी आदमी के मुंह से इस तरह सुना था
आज तक वो कभी भी ऐसे माहौल में ना तो रही थी और ना ही इस तरह की बातें आज तक उससे किसी ने भी की थी। और न जाने क्यों अचानक ही अपने आप ही उसके निचले होंठ जो कि उसके दांतों तले दबने लगे थे और वो अपने चेहरे को भी धीरे से झुका ली थी और अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए कहती है, ये क्या बोल कर गए जो मुझे इतना परेशान करे और अजीब सा क्यों हो रहा है मुझे। तभी अंश खड़े होकर के दूसरे साइड यानी कि वार्डरोब से ही उसके लिए दूसरा ड्रेस निकालते हुए कहते हैं, अगर वो पहनने में प्रॉब्लम है तो ये पहन लो। वो भी स्लीवलेस था और साथ ही उसका नेक जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप था, या यूं कह लें कि उसमें नेक ही नहीं था। समारा ये देख कर कहती है, इस तरह का ड्रेस मैं नहीं पहन पाऊंगी। उसको इस तरह से धीरे धीरे बोलता हुआ सुनकर अंश कहते हैं, ठीक है फिर तुम एक काम करो, तुम ये पहन लो। अंश ने अपने शर्ट को उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया था और इस वक्त समारा के पास सिर्फ एक ही कपड़ा था जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता था, और वो था अंश का शर्ट। लेकिन वो अंश के शर्ट को कैसे पहन सकती थी, इसमें भी उसे शर्म आ रही थी। समारा परेशान होते हुए कहती है, आपके पास और कोई बड़ा कपड़ा नहीं है? वो कोई सस्ता? अच्छा हाँ, जो मैं साड़ी पहन कर आई थी मैं वही पहन लेती हूँ। अंश बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अब तक तो वो भीग चुकी होगी शायद। अब समारा के पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर उसे ये बाथरूम निकालना था तो ऑब्वियसली उसे कुछ तो पहनना ही पड़ता, और कुछ में उसके पास कपड़ों का ऑप्शन बहुत कम था, जिसे समारा परेशान होते हुए कहती है, क्या पहनूं क्या पहनूं,